नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज स्टॉक में रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिला है। स्टॉक हमें 10% क्रैश होता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें गिरावट नज़र आती है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल इनकम में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक्सपेंसेस आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ चुके हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ चुके हैं। इसीलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें कम होता हुआ नजर आता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 483 करोड़ से गिरकर 261 करोड़ हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 45% की गिरावट प्रॉफिट्स में दिखाई पड़ती है। सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। कंपनी का मेन फोकस है गोल्ड लोन पर और उसके बाद माइक्रो फाइनेंस पर ये फोकस करते हैं। तो सेगमेंट रेवेन्यू में हमें क्लियरली पता चलता है कि गोल्ड लोन के बिजनेस से यहाँ पर रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया और माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस से आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है। सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो गोल्ड लोन से जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपको कम होता हुआ नजर आता है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो यहाँ पर भी आपको गिरावट नजर आती है। माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर फ्लैट ही नजर आता है। 78 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए 78 लाख ऑफ कोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स माइक्रो फाइनेंस में भी कम होते हुए नजर आए हैं और गोल्ड लोन जहाँ पर ज़्यादा इनका पैसा आता है वहाँ पर भी प्रॉफिट्स कम होते हुए नजर आते हैं। सेगमेंट एसेट्स के बारे में बात करें, इसका मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो इनका AUM है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। गोल्ड लोन में बढ़ चुका है, माइक्रो फाइनेंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ चुका है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे कम होता हुआ नजर आता है। टोटल बुक के बारे में बात करें तो YY बेसिस पे AUM हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। तो रिजल्ट से हमें क्लियरली पता चलता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बहुत सारी खामियां यहाँ पर नजर आती है। रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस से हो या फिर गोल्ड लोन से हो। खर्चे में इतना कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट 45% क्रैश होता हुआ नजर आया। तो नंबर्स तो हमें वीक नजर आते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो गोल्ड लोन और अदर से 77.2% का पैसा आता है और माइक्रो फाइनेंस से 22.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, साउथ इंडिया पे 57% की डिपेंडेंसी है, वेस्ट इंडिया 15%, नॉर्थ इंडिया 15%, ईस्ट इंडिया 13%। रूरल वर्सेस अर्बन के बारे में बात करें तो गोल्ड लोन में जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है, अर्बन में 34% है, सेमी अर्बन 35%, मेट्रो 20% और रूरल है 11%। AUM ब्रेकअप के बारे में बात करें तो गोल्ड लोन 66% है, मेजॉरिटी गोल्ड लोन्स है। उसके बाद आता है माइक्रो फाइनेंस, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस 3% और व्हीकल लोन है 4%। तो यहाँ पर गोल्ड लोन पे सबसे ज़्यादा फोकस है और उसके बाद ये माइक्रो फाइनेंस पे एक्सपांड करते हुए नजर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली इनका फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छा देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 35.06%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। 2-4 क्वार्टर पहले थोड़ा सा प्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी था, लेकिन वो अभी बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड 13.11%, अदर DII 1.22%, FIIs 34.81%, रिटेल कैटेगरी 15.8%। तो इनका जो म्यूचुअल फंड का स्टेक है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। 6-6.5% से बढ़कर 13% हो चुका है, जबकि FIIs ने अपना स्टेक कम किया है, 39% से कम होकर फिलहाल ये 35% के आसपास नजर आता है। रिटेल कैटेगरी के बारे में बात करें तो रिटेल एंड अदर्स में ये 16% के आसपास दिखा रहा है। जो प्योर रिटेलर है, जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का होता है, तो उनका जो स्टेक है अप्रॉक्सीमेटली 9-10% के आसपास का है।
12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 7.87 का पीई रेशियो है, 127 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि आज 11% नीचे है। तो पीई रेशियो तो ऑफकोर्स बहुत सस्ता नजर आता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते वक्त प्राइस टू बुक रेशियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 1.6 के आसपास है, जो कि बिल्कुल महंगा नहीं कह सकते। बहुत सी ऐसी एनबीएफसी कंपनी है जो कि 2, 3 या फिर 4 के भी पीबी रेशियो पर आपको ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो इसका वैल्यूएशन यहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में बहुत बड़े स्विंग्स देखने को मिले। 150 के लेवल से ये 220 तक जाता हुआ नजर आया, फिर से भारी गिरावट आई, 150 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से ये स्टॉक 220, 225 तक गया, फिर से गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस बार 150 से यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है और स्टॉक फिलहाल 125 पे आता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने भी क्रॉस ओवर कर दिया है। तो स्टॉक में वीकनेस बहुत है और लंबे समय से चल रही है। डेली आरएसआई तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, 21 का डेली आरएसआई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे हमें नजर आता है स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में कोई बड़ी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दी है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल टाइम इसने स्पेंड किया है, ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, उसके बाद गिरावट देखने को मिलती है और फिलहाल भी कुछ उसी प्रकार का था। यहाँ पर हमें एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, बीच में कई बड़े स्विंग्स भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक हमें नीचे की तरफ सरकता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें तो 30.31 का वीकली आरएसआई है। 40 के आसपास होता है तो वो एक अच्छा लेवल होता है खरीदारी करने के लिए। ये लार्ज कैप में बेहतर यूज़ कर सकते हैं, बेहतर काम करता है, लेकिन मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी सेम पैरामीटर हम अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये 30 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पर भी ओवरसोल्ड सिचुएशन नज़र आती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर हमें नजर आएगा जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है तो इसका जो 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज है एज अ सपोर्ट नजर आता है और यहाँ से ये बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। फिलहाल तो उस लेवल को भी ये तोड़ता हुआ नजर आता है। मंथली आरएसआई के बारे में बात करें तो 44 का मंथली आरएसआई है, तो यहाँ पर भी क्लियरली वीकनेस ही नजर आती है। 2016 के बाद से ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आया और स्टॉक अपने 45% के करेक्शन के बाद यहीं पर आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये जो 120 से करके 125 के आसपास का जोन है ये एक सपोर्ट जोन है और लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जोन है जो कि मंथली चार्ट पे हमें दिखाई पड़ता है। तो कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। अभी फिलहाल थोड़े से डिसरप्शन देखने को मिले हैं जो कि मैनेजमेंट ने भी बताया है, लेकिन ओवरऑल इनका गोल्ड लोन का बिजनेस आपको अच्छा चलता हुआ नजर आता है। और ये जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस के कंपेरिजन में थोड़ा सा सेफ भी ज़्यादा होता है। कंपनी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू हमें ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया, प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। फिलहाल कंपनी एक्सपांड कर रही है माइक्रो फाइनेंस में, तो ये अच्छी बात है, कंपनी एक्सपांड करना चाहती है। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और म्यूचुअल फंड भी अपना स्टेक यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो Q3 के जो नंबर्स आए हैं बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिले हैं, टेक्निकल्स बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस आगे कैसा होगा, एक्सपांड करने पर यहाँ पर क्या चैलेंजेस फेस होंगे, ये सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये मार्केट को फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है और वैसे भी गोल्ड लोन में जो थोड़ी सी सेफ्टी ज़्यादा होती है वो आपको माइक्रो फाइनेंस में कंपेरेटिवली कम देखने को मिलती है, तो ये भी शायद मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। FIIs अपना स्टेक यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं और साउथ इंडिया में ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नज़र आता है, तो बाय चांस वहाँ पर कुछ हो जाता है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है तो उसके कारण भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, कंपनी पर हमें प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई वीक है, अवॉइड करना चाहिए, मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करना चाहिए। 125 सपोर्ट है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज तो 10% की गिरावट हुई है, कोई बाउंस देखने को नहीं मिला है, कोई ऐसा ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली है, तो स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे, इसीलिए मिड टर्म के लिए भी फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो रिस्की इन्वेस्टर्स यहां पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उन्हें तो मुथूट फाइनेंस को ही प्रेफर करना चाहिए, वो बेटर कंपनी है।
वहाँ पर स्टेबल ग्रोथ आपको नजर आती है, बिजनेस मॉडल आपको सेट नजर आता है, वो गोल्ड लोन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो रिस्की इन्वेस्टर्स को मन्नपुरम फाइनेंस प्रेफर क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि गोल्ड लोन फाइनेंस इनका 66% है, बाय चांस वो कम होकर 60% भी हो जाता है तो भी 60% की बुक कंपेरेटिवली सेफली काम करती जाएगी, जबकि माइक्रो फाइनेंस में वो लोग रिस्क लेके थोड़ा और ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वैल्यूएशन चीप है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मेरे हिसाब से रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे पॉइंट हो सकते हैं और यहाँ पर वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।